कर सरस्वती को नमन, प्रथम गणपति को वंदन करता हूँ। हो कामना सबकी पूरी, ये विनती मन ही मन करता हूँ। घोर हृदय से विभोर भार शत शत अभिनंदन करता हूँ। माँ सरस्वती के प्रांगण में मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। परम आदरणीय विशिष्ट अतिथि, मुख्य अतिथि महोदय, निदेशक HRDC JNU, तीनों पाठ्यक्रम के समन्वयक महोदय, देश के विभिन्न विभिन्न स्थानों से जुड़े हुए प्रतिभागी गण, मैं आप सभी का JNU HRDC में हार्दिक आभार अभिनंदन करता हूं। मैं संजीव शर्मा, सहायक निदेशक HRDC JNU। मेरे लिए बहुत ही गर्व का विषय है और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझ रहा हूं कि मैं आज 3 HRDC के कोर्सेज का इस उद्घाटन स्तर का संचालन कर रहा हूं। I would like to happy to share with you that this is in the second year that we are conducting these all courses online, and last year we have successfully completed 28 courses, and in this academic year we have already completed 11 courses under different component like refresher course in subject, refresher course in interdisciplinary studies, short term courses, etc. आज हमारे लिए बहुत ही सौभाग्यशाली दिवस है कि आज हमारे बीच मौजूद हमारे विशिष्ट अतिथि, जिनका मैं यहाँ पर थोड़ा सा विवरण करना चाहूंगा। आज हम सब के बीच में प्रोफेसर चिंतामणि महापात्रा जी, जो प्रो वाइस चांसलर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली हैं। हम सब के बीच प्रोफेसर अभिराज राजेंद्र मिश्रा, फॉर्मर वाइस चांसलर पूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी वाराणसी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम सब के बीच हम सब के प्रिय श्री माननीय मुकुल कनेतकर जी, जो अखिल ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं भारतीय शिक्षण मंडल से। आपकी गर्मामयी उपस्थिति से हम सब गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और हम सभी को आपका मार्गदर्शन मिलेगा। इसी क्रम में मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे 3 कार्यक्रम आरंभ हो रहे हैं। फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम, जिसके समन्वयक प्रोफेसर अरुण खरात, जो प्रोफेसर हैं स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज JNU में, डॉक्टर मनोराधा चौधरी, फैकल्टी इन सेंटर फॉर रेसिडेंट स्टडी SLLCS JNU। दूसरा हमारा पाठ्यक्रम 8th प्रोफेसर कोर्स इन ग्लोबल स्टडीज, इंटरनेशनल रिलेशन इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। I heartily welcome Professor Sharad Kumar Soni, coordinator for this course, and he is the professor in Center for Inner Asian Studies SIS JNU। हमारे साथ डॉक्टर अनिल कुमार सिंह ग्रीक लैंग्वेजेस से हैं, कोर्स कोऑर्डिनेटर हैं 8th प्रोफेसर कोर्स इन ग्लोबल स्टडीज, इंटरनेशनल रिलेशन एंड वर्ल्ड पॉलिटिक्स। आज संस्कृत का भी पाठ्यक्रम आरंभ हो रहा है, जिसके कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर संतोष कुमार शुक्ला सर हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत है। आप डीन हैं स्कूल ऑफ संस्कृत एंड इंडिक स्टडीज में। प्रोफेसर सुधीश कुमार आर्या, जो प्रोफेसर हैं स्कूल ऑफ संस्कृत एंड इंडिक स्टडीज JNU में, आप समन्वयक हैं संस्कृत प्रोफेसर कोर्स से। आप सभी का आभार, आप सभी का अभिनंदन। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रोफेसर ब्रजेश कुमार पांडे सर, जो निदेशक हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर, जो नेशनल रिसोर्स सेंटर भी है। आप संस्कृत में प्रोफेसर हैं और आपका योग और शिवाई फिलॉसफी में आपकी महारत हासिल है आपको। मैं आपसे विनम्र विनती करूंगा कि आप हमारे आज के माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत और हमारे प्रतिभागियों का स्वागत और अपना उद्बोधन आप सबके समक्ष रखें। ओवर टू यू प्रोफेसर पांडे सर। पांडे सर, आप म्यूट हैं। जी धन्यवाद डॉक्टर संजीव। नमस्कार। JNU के इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म अर्थात आभासी मंच पर आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। इस पूरे शैक्षणिक सत्र में निरंतर चलते रहने वाले जो प्रशिक्षण सत्र हैं, उन कार्यक्रमों की श्रृंखला में, जैसा कि डॉक्टर संजीव ने बताया, आज 3 पाठ्यक्रम प्रारंभ हो रहे हैं। उद्घाटन सत्र में हमारे मध्य सबका उद्बोधन और मार्गदर्शन करने के लिए त्रिमूर्ति उपस्थित
रहने वाले थे, लेकिन एक थोड़ी सी अभी मुझे सूचना मिली है कि प्रोफेसर अभिराज राजेंद्र मिश्र, उनके यहाँ लाइट चली गई है। शिमला में रहते हैं और वहाँ थोड़ी सी अव्यवस्था है, तो इसलिए वो जुड़ नहीं पा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हमने बात की है, अगर जैसे लाइट ठीक होती है मैं जुड़ जाऊंगा। तो आज जो हमारे बीच में अभी दो माननीय अतिथिगण उपस्थित हैं, वे सभी भारतीय परंपरा एवं मनीषा के सशक्त हस्ताक्षर हैं, कुशल वक्ता हैं, ज्ञान साधक हैं। जो हमारे बीच जुड़ने वाले थे पद्मश्री मनीषी प्रोफेसर अभिराज राजेंद्र मिश्र, वो शायद जुड़ जाएं। मैं सर्वप्रथम श्री मुकुल कानितकर जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आपकी वाणी में संपूर्ण भारत बोध मुखर होता है। राष्ट्र निर्माण के ध्येय को सामने रख करके आप असंख्य आबाल वृद्ध हृदयों को आप मुकुलित कर देते हैं और सुप्त चेतना के अहर्निश संस्कार में लगे हैं। यह मंच आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। जेएनयू के कुलानुदेशिक प्रोफेसर चिंतामणि महापात्रा जी का स्नेह सानिध्य हम सबको बराबर मिलता रहता है। आपके प्रतिभा संपन्न, ज्ञान संपन्न निर्देशन में ये संपूर्ण विश्वविद्यालय संचालित होता है। आपका जो वैश्विक ज्ञान है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विषयों की जो समझ है, उन सबके हम सभी प्रशंसक हैं। आपके ज्ञान से हम सभी लाभान्वित होते रहते हैं। स्वागत है श्रीमन। पाठ्यक्रमों की सफलता उनके जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, उनकी प्रतिभा, सूझबूझ और समन्वय क्षमता पर निर्भर करती है। अभी उनके नाम लिए डॉक्टर संजीव ने। हमारे तीनों पाठ्यक्रमों के जो विद्वान समन्वयक गण हैं, प्रोफेसर अरुण खरात, डॉक्टर मनुराधा चौधरी, प्रोफेसर शरद सोनी, डॉक्टर अनिल कुमार सिंह, प्रोफेसर संतोष कुमार शुक्ल एवं प्रोफेसर सुधीर कुमार आर्य, मैं इन सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आप सभी न केवल जेएनयू के अपने विषय क्षेत्र के विशिष्ट विद्वान हैं, प्राध्यापक हैं, अपितु विश्वविद्यालय के सर्वांगीण विकास के लिए हमेशा उद्यत एवं प्रयत्नशील रहते हैं। आप सभी क्रियाशील व्यक्तित्व हैं। सबने अपने अपने पाठ्यक्रमों हेतु रिसोर्स पर्सन्स का संयोजन बड़े बेहतर तरीके से किया है ताकि प्रतिभागियों को स्तरीय सामग्री मिल सके। मैं संचालन कर रहे अपने सहयोगी डॉक्टर संजीव शर्मा, जो एक निष्ठ भाव से हमारे सारे क्रियाकलापों का दायित्व स्वयं निर्वहन करते हैं। उनके साथ मैं एचआरडीसी के सभी सहयोगियों, विशेषकर नेहा जी, गौरव जी एवं ओम प्रकाश जी का अभिनंदन करता हूं, क्योंकि सारे पाठ्यक्रम उन्हीं के समर्पण का परिणाम है। मैं आज, चूंकि मुझे स्वागत करना है सबका, तो मैं विशेष अभिनंदन करना चाहता हूं अपने पार्टी के लिए ही यह कुछ आयोजन है। आपके सहयोग एवं अनुशासित व्यवहार, इसकी सफलता भी निश्चित है। जेएनयू का यह मंच भारत के वैविध्यपूर्ण बहुरंगी स्वरूप का मंच है। हर प्रांत से यहाँ प्रतिभागी उपस्थित हैं। यह एक लघु भारत है। अपनी संस्कृति की जो गुण गरिमा है उसको अपने में समेटे हुए यहाँ उपस्थित है। हमारा जो इंडक्शन प्रोग्राम है वह वस्तुतः नवनियुक्त शिक्षकों की शिक्षण अभिरुचि एवं शिक्षण कौशल को बहुविषयक एवं इंटरडिसिप्लिनरी बनाने की क्षमता की दिशा में एक प्रयास है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस संदर्भ में जो व्यापक कार्य योजना प्रस्तुत की है उसका पालन करने का हम प्रयास करेंगे, ताकि पाठ्यक्रम विविध क्षेत्रों को समेटते हुए प्रतिभागियों के ज्ञान क्षितिज में यथासंभव वृद्धि कर सके। हमारी उपनिषदें जब मनुष्य के ध्येय के रूप में ब्रह्म तन लक्ष्य मुच्यते कहती हैं, तो उसका जो तात्पर्य है वह यही है कि शिक्षा के माध्यम से सभी ग्रंथियों का निर्मूलन हो सके और हम एक व्यापक जीवन दृष्टि को ग्रहण कर सके। उपनिषदों में कि शिक्षक और शिक्षार्थी, टीचर और डिसाइपल, ये दोनों मिल करके नॉलेज या ज्ञान का विस्तार करते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद, उसमें कहा गया है आचार्य पूर्व, अर्थात टीचर इज इनिशियल, अंतेवासी उत्तर रूपम,
डिसाइपल इज फॉलोइंग, क्या है संधि, नॉलेज इज यूनियन, कंजंक्शन, प्रवचनम संधानम, टीचिंग इज एक्ट ऑफ ज्वाइनिंग, ये दोनों को जोड़ता है। तो व्हाट शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इन स्टडीज एंड लर्निंग, तो वहां कहते हैं कि इन लर्निंग एंड टीचिंग देयर मस्ट बी वर्च्यूज, ट्रुथ, हार्ड लेबर, कंट्रोल ऑफ सेंसेस एंड पीस। संस्कृत में इसको कहा गया है रत्तं च स्वाध्याय प्रवचने च, सत्यं च स्वाध्याय प्रवचने च, तपः च स्वाध्याय प्रवचने च, दमः च स्वाध्याय प्रवचने च, शमः च स्वाध्याय प्रवचने च। इन ये जो पंक्तियां हैं वो समस्त शिक्षा प्रणाली, शिक्षक शिक्षार्थी का जो संबंध है, उन सब की कुंजी इसी में छुपी हुई है। तो हम प्रयास करेंगे कि इस दृष्टि को हम विस्तारित कर सकें अपने इन पाठ्यक्रमों के माध्यम से। आज संस्कृत का भी रिफ्रेशर कोर्स प्रारंभ हो रहा है। एक उद्देश्यपूर्ण है ये। जब भी भारत और उसकी ज्ञान दृष्टि की बात होती है तो उसको संस्कृत के बिना समझा ही नहीं जा सकता। इसलिए हम सभी जानते हैं कि जो भारत और उसकी ज्ञान परंपरा से वे द्वेष करते हैं, वे वस्तुतः संस्कृत से भी विद्वेष करते रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि जो कुछ भी ज्ञान राशि हमें अपनी परंपरा से मिलती है वह सब कुछ संस्कृत में निहित है। उसमें निहित जो विश्व दृष्टि है, विश्व मंगल के लिए वो पहले भी थी, आगे भी रहेगी, और उसमें निहित ज्ञान विज्ञान के अक्षय भंडार को समझने, नवीन ज्ञान आधारित जो समाज है उसके निर्माण की दिशा में उसका उपयोग करने तथा तकनीक संपन्न आधुनिक युवा के संस्कारों के साथ उसका समन्वय करने की बहुत ही महती आवश्यकता है। आज ग्लोबल स्टडीज का भी रिफ्रेशर कोर्स प्रारंभ हुआ है। वैश्विक परिदृश्य में जो घटनाएं हो रही हैं उसमें जो भारत की भूमिका है और भारत एक वैश्विक लीडर के रूप में कैसे आगे बढ़ सकता है, हमारी उसमें स्थिति क्या है और सफलता की दृष्टि से संभावनाएं क्या हैं, इन सब पर विचार करने का ये समय होगा। आगामी हमारा जो ये पाठ्यक्रम होगा इन सभी दृष्टियों को समन्वित करने का एक आधार भूमिका तैयार करेगा। शिक्षक जो है वो उसको स्वयं को भी ज्ञान संपन्न, चरित्र संपन्न बनाते हुए आधुनिकता के साथ कदम ताल करना सीखना होता है। हम सभी उसके अंग हैं। शिक्षक के पास अपनी समझ और सीख को आगामी पीढ़ी एवं समाज के विभिन्न वर्गों तक संक्रांत करने की जिम्मेदारी होती है। लेकिन इसके साथ साथ ये आवश्यक होता है कि उसको अपने विषय के ज्ञान के साथ साथ नवाचार एवं शोध के प्रति व्यापक एवं सकारात्मक दृष्टि हो, उसे आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से आगे बढ़ाते हैं। तो इसी के साथ साथ छात्र और शिक्षकों के जो संबंध है उनको भी पुनर्परिभाषित करने की आवश्यकता है। जैसा कि मैंने जो उपनिषदों के सूत्र कहे उनमें इन सबके एक तरह से सूत्र निहित हैं। संबंध के तंतु जब क्षीण होते हैं तो नकारात्मक बनते हैं और उसका प्रभाव संपूर्ण समाज पर पड़ता है। तो इसलिए इन संबंधों को भी पुनर्परिभाषित करने की आवश्यकता है और हमारे अपनी जो ज्ञान दृष्टि है उसको भी संयोजित करने की आवश्यकता है। आज इस उद्घाटन सत्र में मैं आप सबका पुनः स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। ये आभासी मंच है, आप सभी हमारे साथ होते, जेएनयू के इस सुंदर परिसर में होते तो और अच्छा लगता। हो सकता है कि आगे जब ये कोरोना काल की विभीषिका तो अब लगता है समाप्त हो चुकी है, लेकिन जो कुछ इसके अवशेष हैं वो भी समाप्त हो जाएं और आगे के वर्षों में हम पुनः भौतिक रूप से एक साथ मिल सकें तो हमारे लिए सौभाग्य का विषय होगा। क्योंकि ऑनलाइन माध्यम कभी भी ऑफलाइन का विकल्प नहीं हो सकता। जो छात्रों और शिक्षकों का संबंध है वो उसमें भी एक थोड़ा व्यवधान आया है, हमारे आपके बीच के संबंधों में भी थोड़ा व्यवधान आया है, लेकिन तकनीक ने हमें इतना सक्षम तो रखा ही है कि इस आपदा की घड़ी में भी हम एक दूसरे से जुड़े रहे, हम एक दूसरे के साथ संवाद करते रहे, एक दूसरे के साथ अपने ज्ञान को बांटते रहे, बढ़ाते रहे और इस दृष्टि से सक्षम बने रहे। इसलिए इसकी प्रशंसा भी करनी पड़ेगी। और पुनः आज के दिन मैं सभी अतिथियों का पुनः स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए सबके लिए शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।
धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार अभिनंदन। मैं यहाँ पर आप सबके समक्ष साझा करना चाहता हूँ कि प्रोफेसर ब्रजेश कुमार पांडे के दिशा निर्देशों और मार्गदर्शन में ही हम ये सब कार्यक्रम कर पाते हैं, और उन्हीं के प्रयासों से पहली बार जेएनयू के एचआरडीसी में कुछ नए पाठ्यक्रम भी आए, जिसमें शॉर्ट टर्म कोर्स वैदिक मैथमेटिक्स जो अभी हमने पूरा किया है, इसके अलावा योग, साइंस और स्पिरिचुअलिटी और इंडियन लैंग्वेजेस और कल्चर्स, ये इस बार प्रथम बार जो है वो हमारे यहाँ पर पाठ्यक्रम यूजीसी के द्वारा दिए गए हैं। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए नाउ आई वुड लाइक टू हम्बली रिक्वेस्ट द कोर्स कोऑर्डिनेटर फॉर फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम, Professor Arun Kharath. I request you, sir, kindly give an overview of your course. Over to you, sir. Good morning and thank you for considering myself work for the conducting faculty induction program, the 6th one. Since the Guru Dakshita concept has been implemented in HRDC from 2020-2021 academic year, as laid down, there are 10 modules, and certainly we have chosen the experts across the globe, not just from the India. And they will be speaking on various different modules. We'll try our best to justify by covering as much as possible, because Guru Dakshita largely speaks about the teaching methodology, teaching pedagogy, and in the light of National Education Policy 2020, as well as international relations, international policies, and the academic integrity, we would be, taking our journey from National Education Policy today, which actually is beginning with the inaugural speech by Mukulji Kanitkar, who's a well-known person for NEP 2020. And even the first session onward, we are going to get into the tempo of the same, and we'll cover all the different modules which are meant to be implemented for the this thing, Guru Dakshita. Basically, it should ensure that teacher is also a senior student, and teacher has to learn a lot from the students, and Guru Shishya Parampara has to be maintained. And in the light of traditional education and upcoming future, how we tie up these two seemingly difficult aspects, we will be having lots of deliberations covering like how Abhinay can relate to your teaching, how a music can relate to your teaching, how a traditional knowledge can help you make innovations, and how to go further. So anyways, thanks very much. And I'm also lucky to have another cooperative colleague, Dr. Manu Radha, who is also participating in arranging the program. And thank you once again, Professor Pandey and Sanjeevji, for choosing us. Thank you very much. Over to you back. Thank you, Professor Kharath. And I would happy to share with you that Professor Kharath has last year have conducted successfully the faculty induction program, and he has a long experience as a director of HRDC in Aurangabad. Now I would like to request Dr. Manuradha Chaudhary. Would you like to say something? Over to you, Dr. Chaudhary. Thank you so much, sir. Sir, am I audible? Yes, ma'am. Okay. Honorable Pro Vice Chancellor Professor Chintamani Mahapatra ji, highly revered guest Shri Mukul Kanitkar ji, highly distinguished speaker Professor Abhiraj Rajendra Mishra ji, respected Director HRDC Professor Brajesh Mishra ji, Assistant Director Sanjeev Sharma ji, fellow coordinators and dear participants. I'm Manuradha Chaudhary, coordinating FI6 with most experienced Professor Arun Kharath ji. And I'm glad and I'm thankful to Director Brajesh Mishra ji and Sanjeev Sharma ji for giving me this opportunity. In this FIP, we are covering lectures on all 10 modules suggested by UGC, like
higher education and its ecosystem, curriculum designing, outcome-based learning and choice-based credit system, teaching, learning and assessment, technology for teaching and assessment of iGeneration, personal emotional development and counseling, research, professional development and academic leadership, academic integrity, constitutional values, human rights and fundamental duties, environmental consciousness and sustainable development goals and strategic planning and management. And for this, we have selected best resource person, as Professor Kharata has already said, from all over India and abroad, who are actually masters in these areas to deliver lectures. We know that in this FIP, our participants are freshly recruited colleagues, and they face a lot of problems in planning curriculum and pedagogical strategies, administrative problems due to lack of awareness of policies, governance, and administrative structure, etc. All participants have a lot of expectation from HRDC JNU. We know that we will try our best to improve their teaching and managing skills, along with pressure management by keeping yoga classes. We will be available all the time to resolve their queries, not only during this course, but after completing this course also. By the end of FIP 6, I am sure our participants will be contented. Thank you so much, sir, for giving me this opportunity. Thank you, Dr. Chaudhary. Now, I would like to request the course coordinator for International Relation and World Politics, Professor Sarad Kumar Soni, sir. I request you humbly to give an overview of your course. Over to you, Professor Soni, sir. Thank you, Sanjeev ji. Respected esteemed guest, Shri Mukul Kanitkar ji, Professor Viraj Rajendra Mishra ji, and our rector, Professor Chintamani Mahapatra. First of all, let me extend my sincere thanks to Professor Brajesh Kumar Pandey, the director of HRDC, and Dr. Sanjeev Sharma, the deputy director of HRDC, for giving me this opportunity to coordinate the 8th refresher course in global studies. Myself and my colleague, Dr. Anil Kumar Singh, are really glad to do so. About this refresher course, I would say it is a 2-week course during which the participants who have come from diverse backgrounds from across the country will get acquainted with various facets of global studies from an Indian perspective. As we know, global studies refers to globalization in all its forms, including political, biological, cultural, digital, and economic issues. It is an interdisciplinary exploration of a set of global issues through a more comprehensive lens, and delves into people, goods, ideas moving around the world. Keeping this in mind, this refresher course on global studies is going to focus more on international relations and world politics, or for that matter, global politics. The importance of this course lies into the fact that the discipline of international relations focuses on the political issues and foreign affairs affecting the world today. And the course participants will gain an understanding of how relations between different countries are structured and maintained in the current scenario. They will also acquire contemporary political understanding on a global level, looking at issues which affect the world at large. Therefore, we have basically tried our best to bring not only IR experts, including diplomats as resource persons, but also other academics who have expertise in dealing with various facets of global studies. These resource persons will deliver their lectures covering Indian foreign policy. In fact, we are starting with Indian foreign policy, to contemporary debates in IR theories, issues confronting the world today, such as nuclear issues, emerging trajectories of peace building, gender issues, human security, role of big data in IR, politics of climate change, disaster management, water and energy security issues, as well as area studies covering Indo-Pacific, South Asia, East Asia, particularly China and Japan, Africa and West Asia. In addition, they will also cover issues of multilateralism in Asia, federalism in South Asia, functionalism in the European Union, emerging narratives on the oceans as new regions, Quad, and so on. So I hope
During the 2 weeks course, the participants are going to be benefited greatly from the lectures delivered by the resource persons whom we have invited. So with these words, I thank all of you and welcome the participants of the 8th refresher course in global studies. Thank you once again. Thank you, sir, and we are highly grateful to you, and we highly appreciate your effort for selecting highly experienced resource person from throughout the globe. Dr. Anil is another coordinator. Right now, he's in some other meeting. So कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अब संस्कृत रिफ्रेशर कोर्स के कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर संतोष कुमार शुक्ला सर, जो डीन है स्कूल ऑफ संस्कृत एंड इंडिक स्टडी से, मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि आप अपने कोर्स के बारे में हम सभी को बताएं. ओवर टू यू सर. यां मेधां देवगणाः पितरश्च उपासते तया मामद्य मेधया अग्नि मेधाविनं कुरु. परम श्रद्धेय विश्वविद्यालय के कुलानुदेशिक प्रोफेसर चिंतामणि महापात्र जी, आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि परमादरणीय मुकुल जी, प्रोफेसर अभिराज राजेंद्र मिश्र जी, इस HRDC के निदेशक आदरणीय प्रोफेसर ब्रजेश कुमार पांडे जी, सहायक निदेशक डॉक्टर संजीव शर्मा जी एवं उपस्थित सभी कोऑर्डिनेटर्स और प्रतिभागी, भारत के विभिन्न स्थानों से जुड़े हुए प्रतिभागीगण, ये हम लोगों का तीसरा रिफ्रेशर कोर्स है. संस्कृत विभाग और HRDC के द्वारा ये संयोजित हो रहा है. जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारतीय ज्ञान परंपरा के विभिन्न आयाम हैं, वे माननीय पांडे जी ने बताया भी, ये संस्कृत मूल ही है उन भारतीय ज्ञान परंपराओं के विद्या स्थानों का. तो इस पाठ्यक्रम में हम भारतीय ज्ञान परंपरा के जितने भी विद्या स्थान हैं, जिनको याज्ञवल्क्य की स्मृति में पुराण, न्याय, मीमांसा, धर्मशास्त्र, शिक्षा, कल्प, छंद, ज्योतिष, निरुक्त, व्याकरण आदि 14 विद्या स्थान हैं, और उन विद्या स्थानों को आज कंटेम्परेरी नॉलेज सिस्टम के साथ किस प्रकार जोड़ करके एक नई ज्ञान धारा का विकास किया जाए, इन्हीं विषयों को ध्यान में रख करके हम लोगों ने पाठ्यक्रम का रूपरेखा निर्धारण किया है. और भारत के विभिन्न महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के आचार्य पाठ्यक्रम में जुड़े हैं, और व्याख्याता के रूप में भी इसी प्रकार से भारत के विभिन्न स्थानों से लोग जुड़ेंगे, और व्याकरण, न्याय, मीमांसा, धर्मशास्त्र और जो आज के शास्त्र हैं, उन दोनों के समन्वय के साथ व्याख्यान प्रदान करेंगे. इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, और आशा करता हूं कि हम लोग मिल करके एक नए ज्ञान श्रृंखला का सृजन करेंगे. बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्कार. धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत आभार और अभिनंदन. आपने हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया और इस कार्यक्रम को समन्वय के रूप में किया. अब मैं प्रोफेसर सुधीर कुमार आर्य सर से विनती करूंगा कि आप भी कुछ कहें. प्रोफेसर सुधीर कुमार आर्य सर. मुझे लगता है कि सर शायद है नहीं. Now in continuation with the program, now I am profoundly elated to take an opportunity to invite our respected Professor Chintamani Mahapatra sir, Pro Vice Chancellor of Jawaharlal Nehru University, New Delhi, and Professor of American Study at the School of International Studies, JNU. I would try to highlight some of the some point of the CV from Mahapatra sir. Professor Mahapatra sir is chair professor at Yan'an University of China, and he has also held in the capacity of member in UGC Review Committee, ICSSR, IDSA, and in the member of editorial board in distinguished journals at international and national level. Edited more than 30 books, and he was also awarded by the number of international fellowship such as Fulbright Fellowship, Commonwealth Fellowship, and visiting fellowship to undertake research in the US, United Kingdom, Australia, and many other countries.
I would like to humbly request to sir kindly address to all of us, sir. Over to you, sir. Thank you. Respected Sri Mukul Kanitkar ji, Professor Abhiraj Mishra ji, Professor Bajat Kumar Pandey ji, and my dear colleagues in JNU and the gurus from across India. Let me at the outset congratulate and thank Professor Pandey for organizing an event like this. One induction program and 2 refresher course. One on global studies and the other one on Sanskrit. What could be a better combination than these 3? At the moment, India is emerging as a global player. The more we look towards playing a role around the globe, the more important it is to go to our roots. And the roots are going to be provided by the refresher course in Sanskrit. Professor Shukla mentioned a very important point, saying that he's trying to impart education on the traditional knowledge of India, keeping in mind its relevance to the contemporary development. Now, in this context, I would reverse it. Those who are going to study and learn international politics and relationship, they will have to do research and impart education, and don't forget the roots of our country. I'll just give you 1 or 2 examples to highlight this issue. During one of my visits to China in Beijing, Tsinghua University is their JNU. When I met the dean asked me a question. First, he said, in China, they've employed about 100+ scholars to go deeper into the roots of Chinese civilization and literature to find out the concept of global order, international relations, diplomacy. Are you doing such things in India? What could I say? I said there are some scholars who are aware of this, but certainly we are going to also do the same thing in the near future in a very big way. Now, when Chanakya titles his book as Arthashastra, and the book is about war and diplomacy and law, in ancient Indian knowledge system, we have this kind of book. I know that in Department of Political Science, those who teach political thought, Chanakya is one among so many Western thinkers. The time has come where every teacher who is teaching international relations will have to read Arthashastra and make it relevant to the contemporary world and even recommend things. When I met a defense attaché of the Russian Federation at one time, he asked me another question. He said, in Russia, our strategic thinkers are doing detailed research into the war strategy in Mahabharata. Are you doing it in your universities? Those who are offering courses on defense and research, defense and national security issues. In Germany, when I met Germans, the kind of research they are doing on India and ancient India is just mind-blowing. So what I'm hinting here is, in this collective of all the gurus, the time has come where we have to do much more than what we have done about linking the past with the present and think about the future. Anybody who wants to know about the future has to go deeper into the past, not see the palms or horoscope. All of us should be in our respective field be trend analysts. And this is important. Having said that, let me underline that Prajnanam Brahma, knowledge is God. But then we also say Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Deva Maheshwara. The ultimate God, the Param Brahma, of course, Brahma, Vishnu, Mahesh. But all of us are also gurus in our own limited ways.
A good guru is a good shishya. A good guru is more a shishya than a guru. So one of the things that all of us should be doing is to keep our ears wide open to more and more knowledge so that we become good shishya. If the Sanskrit department is going to make ancient Indian traditional knowledge more relevant to the contemporary world, those who are studying the contemporary issues in other subjects should go back to the roots of knowledge in India. This is the age of intellectual property rights. When our Honorable Prime Minister goes to the United Nations and gives a lecture on, not in the UN. Before that, he goes to Washington, DC and gives an address to the joint session of the American Congress, their parliament. He says, yoga is a contribution to the world. And India is not claiming intellectual property rights on yoga. This is fantastic. Big-hearted Indians are not claiming intellectual property rights on yoga, but the whole world knows yoga is rooted in Indian thought and Indian history. But in other fields, when everyone is talking about intellectual property rights, when teachers and the students and the researchers of international politics and global studies would go deeper into the Indian thought, they should claim intellectual property rights. There are many, many things, even in the field of science. It took up to, Copernicus and Galileo, all those things when the debate was going on in Europe about whether the sun is moving around the earth, Suryodaya, Suryast, or the earth is moving around the sun. In ancient time, in Upanishad, it is written, it is there. Sthita Surya Gata Prithvi. Is that not our intellectual property rights? Similarly, many people think that, Adam Smith is the father of economics. And one of the things that he talks about is about the principles of taxation. Look at Mahabharata. You have progressive taxation, regressive taxation, equitable taxation, it's all there. Those who study Western political thought and even contemporary political thought, do they read Bhishma Niti? We don't, right? In other words, I'm just trying to link the two refresher courses here, those who are studying Sanskrit and those who are going to study IR and world politics. Mix them up, and you'll have so much of knowledge. मैं क्या बताऊं, मैं बता नहीं सकता, इतना है, deep knowledge. And how about the induction program? All those who have joined the university system have never gone through the teacher training program like the B.Ed, जैसे होता है school and colleges, schools के लिए. And suddenly we do our PhD, we come to the university. University is in a way universe of knowledge. Now, when under the NEP and the UGC are very active about induction program, let us take it very seriously. Let us orient ourselves how to become the best teachers. Unlike in the past, teaching job was just naukri milegi. But the way, since last several years, the government is focusing on empowering education. And I argue, I have written that education is a national security issue today. People talk about water security, food security, environmental security. I argue education is an important national security concept in India, and I published it. Right? Now, in this backdrop, what all the teachers who are assembled here should take a message from me, that no matter what PhD you have done, no matter what kind of publications you have done, a good teacher should be a continuous researcher. Research should be a focus, not only guiding research to your students, but doing your own research. I often hear complaints about time kahan hai research karne. Itna courses padhana padta hai. No excuse.
all of us should have life skill of time management. भगवान ने 24 घंटा दिया है दिन में, 8 घंटा सो जाओ, 16 hours is there, 8 घंटा आप prepare करो for your classes, 2 घंटा toilet वालेट खाना वाना gossip चाय and all that. Still you have time to become a researcher, provided you are disciplined. If you write 1 page in 1 day, 365 pages in 1 year, but writing 1 page in 1 day is not difficult. Half kar dijiye. You have a book after end of the year. Book nahi hua chaliye. You are going to have 2 good research papers end of the year. But do we do it? हमारा जो university है, 960 universities in India, 40 plus central universities, are we teaching time management to ourselves and to our students? We don't. I think we should. So this is one. Number 2, increasingly plagiarism is becoming a headline issue now. As a teacher and as a researcher, we have to give priority of place to create new knowledge, discover new things from the Indian past or from any kind of research, but not to do plagiarism. The other day, there was a news. The Prime Minister of Luxembourg wrote a thesis, 90% were plagiarized. It hit the headlines in Europe and many parts of the world. The American President Joe Biden, when he was campaigning, people said he picked up without any change a speech from Neil Kinnock, the Labour leader of Britain, and reproduced. He was accused of conducting plagiarism. Even in fashion designing, in Bollywood movies, in everything now, plagiarism is a major issue. So when you guide your own students and when you do your own research, it is extremely important that you take care of this issue of plagiarism. Very, very important. Another point, ethics in research. We all know that how using animals or the human beings to conduct research, Hitler was doing the same thing during World War II. And more recently, I think yesterday in Brazil, they found that in order to have an experimental drug to fight COVID-19, in that research, 200 people died. Is it ethical research? The science faculty, of course, they know very well what is ethical research. The boards are there, they're clear and all. But what I'm emphasizing here is being very careful on ethics as when we do research, even on social science. The research that you do and the classroom teaching that we conduct, we should be mindful of the following. Number 1, it should not lead to unnecessary controversy. Number 2, it should not incite the public negatively. It should not lead to hatred among the communities. Our teaching and our research should be oriented towards problem solving, not problem creating. You know, I know that there are people who do it. And our research should be oriented towards even public policy research. We scholars often complain, even in the US, in Europe, the scholars complain. We do research, but the governments don't care. Research करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, but सरकार में क्या असर होता है? कुछ भी नहीं. Those who make policies, they don't read our stuff. Complain करते हैं. But things are changing in a very big way. The government does not have the wherewithal to do research in very many areas that they do. So let us take a vow that our research should be constructive. Our research should be able to give recommendations to the government. They take it, they don't take it, it's up to them. But we must do our duty and put as much inputs on the table as possible on very many issues, including this foreign policy, national security, or any other issues for that matter. It should be more constructive. ठीक है, एक जमाना था रिसर्च करते थे, somebody doing research on suppose
some social issue in Nicaragua, people would raise a question. Hamara kya fayda hai? Right? It should not be knowledge only for knowledge sake, because the time constraint is there. Time is limited. Policy goals are clear. Our wherewithal, our funds are limited. So all our research should get a priority about what is there in it for India, for Indians. Because this is a globalizing world and it's a dog-eat-dog world, and it is so difficult to navigate ourselves in this world. 1000 साल ठीक है, विदेश के लोग आके शासन करें. अभी हम independent हो गए हैं. We are moving in the right direction. So everything from Mother India, whatever is good for the country, if we channelize our research and teaching particularly in this direction, keeping this mission in mind, I have no doubt in my mind that India will truly become a superpower. Now it is a major power. It is going to become a superpower. And in that, the role of the teachers, the role of the gurus is primary. And then, until recently, all of us were focusing only on the books and articles and read them and then reproduce in the classroom and teach them and all that. Technology is a big savior. When the world is afflicted with the pandemic, and now Delhi with the pollution, what is the alternative? We are using this kind of medium, virtual medium, to communicate. I am talking and all of you are listening. In this, we are leveraging the available technology for our benefit rather than sitting in the corner and crying, ye ho gaya, oh mar gaya, oh ye ho gaya. No, constructively using the time by harnessing the technology. The way the technology has evolved, it has created tremendous amount of challenge for all the teachers and the researchers, because technology has its own limitations. At one time, you would read national newspapers, international newspapers, and mainstream audiovisual media to know things. But today, every individual is empowered to create an information through the social media. And the social media is just uncontrollable. So dividing the knowledge from misinformation is very important for all of us, particularly the teachers. If we get swayed away by the social media information, misinformation, disinformation, not only beginning from within India, but from either imported from outside or jabardasti export kar rahe hain outsiders to disrupt the society. We have to be really, really aware of all these. This is the age of post-truth and knowledge decay. That means what went for knowledge in the past is no longer. Now there is a very thin line of difference between knowledge and opinion. Opinion is parading in the media as knowledge. If we are not careful, who will be careful? Now, the other day, I have a think tank called Kalinga Institute of Indo-Pacific Studies. I organized an event on Afghanistan. Of course, the people who knew about Afghanistan, the Russian perspective, American perspective, would they. But I requested a young lady from Sharda University to make a presentation on how the Indian media is looking at the Afghanistan development. I was shocked that a young scholar did research and found out that 80% of the information telecast on NDTV was from Western sources. अरे source अगर Western है, तो हमारा interpretation भी तो वही होगा ना? So as teachers and the researchers, when we read our own stuff, there is overflow of knowledge, information overload. It's a big challenge for all of us, but we have to take up the challenge. Then only we become more knowledgeable and successful in our own career. Then our students will be more enlightened than what they would be otherwise, and Mother India will benefit. And we will have a good position in the world affairs. We can have our own discourse. We should not be seeing things by putting on eyeglass of the Western countries.
And finally, just one line I'd like to underline, because I have faced same problem myself. For 40 years, I'm doing this business of teaching and doing research and seminaring and writing papers and all. Now, particularly in social science, including IR, there are some teachers who are so hypnotized about the Western theories. They belittle people who have not read those theories. And then by applying the Western theories, they want to understand the contemporary Indian situation and Indian foreign policy. Not good, harmful. So as Indian scholars, we should not be hypnotized by models and theories built in the West. Those who talk about critical thinking, do critical thinking on knowledge produced in the West, not on the contemporary development and issues on the basis of those measurement or measuring standard. We should not do that. And a good balance has to be maintained between theory and empirical research. Very, very important. Those who believe that empirical knowledge is the only knowledge, ये पांच जो sense perception है, वो वही knowledge बनाता है. But there are others who think that no, it is the mind. It is the mind which is important. There are things which are existing, although we don't know. So this combination of deductive and inductive is going to solve the problem. After all, quantum physics of the contemporary world very clearly says everything in the universe is related to everything else. It is the human mind which is going to discover, see the link, and then emphasize on multidisciplinarity, interdisciplinarity, so that we are not the prisoners of our own subject. Then our knowledge will be probably better, but it will always evolve. I keep on saying this, that there is nothing called science subject. Science is not a subject. Science is a method. Even the laws and the rules and different kind of axioms in physics, chemistry come under challenge. Last week, there was a news that Newton's third law, which was accepted as a given, is now under challenge. So what we should be doing in social sciences and literature is adopt scientific method. It's the method which is science. If we adopt that, then of course, our knowledge will be evolving. Nothing, there is no finality, but we'll be better off. With these few words, I thank again Professor Brajesh Pandey to have given me this opportunity. And I wish you all the best. All of us are gurus in our own way, but we should be shishyas as well. Thank you. Namaste for your attention. Thank you very much, sir. Our heartfelt gratitude to you, sir. And we were honored to have listened to your insightful speech, for sharing your views from ancient knowledge, wisdom, and the academic experience. And I do hope that it would be very motivate, inspire, and encourage to all of us and all our participants. अभी मित्रों समय आया है, आज हम सबका ये सौभाग्य है कि आज हम सबके बीच में हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय मुकुल कानितकर जी, जो हम सबके प्रेरणा स्रोत और मार्गदर्शक हैं, उनका सानिध्य हमें मिलेगा। उनका परिचय मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा। हालांकि आप सभी उनके समाज के प्रति और शिक्षा के प्रति योगदान के बारे में आप सभी ने सुना ही होगा, चाहे वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति हो या गुरुकुल शिक्षा हो या भारतीय शिक्षा के विभिन्न जो आयाम है। आप विधि स्नातक हैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर विधि महाविद्यालय नागपुर से और अखिल भारतीय संगठन मंत्री हैं भारतीय शिक्षण मंडल के। आप 1990 से राष्ट्र सेवा में जीवन समर्पित विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी में जीवन प्रीति 1990 से 2012। आपने लगभग 2500 से अधिक अनंत सालों की रचना एवं संचालन किया है। अनंत सालों से मेरा अभिप्राय यहाँ पर वर्कशॉप से है। और आपने लगभग 2200 के करीब विभिन्न पुस्तकों में, विभिन्न समाचार पत्रों में लेखन किया है और 10,000 से अधिक व्याख्यान आप देश में ही नहीं बल्कि देश के बाहर भी दे चुके हैं।
आपसे मेरा विनम्र निवेदन है माननीय मुकुल कानितकर भाई साहब जी, आप हम सबका मार्गदर्शन करें। ओवर टू यू। तत्कर्मयन्न बंधाय सा विद्याया विमुक्तये आयासाया परम कर्म विद्यान्या शिल्प नैपुणम। कर्म वही है जो बंधन में न बांधे और विद्या वही है जो मुक्त करे। आदरणीय महापात्रा जी, अन्य सभी विद्वत वक्ता जिन्होंने अभी सारे विभिन्न पाठ्यक्रमों की जानकारी दी, पाठ्यक्रमों में सहभागी होने वाले विद्वत प्राध्यापक वृंद, मातृशक्ति, भगिनी वृंद और बंधु, हमारे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के और एकेडमिक स्टाफ कॉलेज में, मुझे वही नाम ठीक लगता है इसलिए वही नाम मैं लेता हूं भले ही पुराना हो, इस कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में सहभागी होकर के आनंद का अनुभव हो रहा है। 3 कार्यक्रमों का एक साथ यहाँ पर उद्घाटन हो रहा है, तीनों का संबंध है। और आदरणीय महापात्रा जी ने अपने उद्बोधन में उस संबंध को बहुत अच्छी तरह से हमारे सामने रखा कि किस प्रकार वैश्विक संबंधों में और संस्कृत साहित्य का भी उपयोग होना चाहिए और किस प्रकार से हो सकता है। तो संस्कृत और वैश्विक अध्ययन दोनों को लेकर के यह पुनर्नवीकरण के रिफ्रेशर के कोर्स है, यानी इसमें अनुभवी और प्राध्यापक हिस्सा लेंगे जो इन विषयों को पढ़ा रहे हैं और अपनी जानकारियों को, अपने ज्ञान को पुनर्नवित करने के लिए, रिफ्रेश करने के लिए और यहाँ पर आ रहे हैं, सम्मिलित हुए हैं, पंजीकृत हुए हैं। लेकिन तीसरा वाला जो पाठ्यक्रम यहाँ पर आज उद्घाटित हो रहा है वह जो नए जुड़े हुए और ऐसे प्राध्यापक वृंद है उनका और इंडक्शन का कार्यक्रम है। उनको इस शिक्षा जगत में शिक्षक के रूप में और खास करके उच्च शिक्षा में शिक्षक के रूप में वे किस प्रकार से प्रारंभ करे, शुभारंभ करे, इस विषय को लेकर के यह फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम। क्योंकि हमारे यहाँ पर स्कूली शिक्षा में तो बिना बीएड किए जा नहीं सकते, तो बीएड करना अनिवार्य है, जिसके अंदर सभी प्रकार के और अध्ययन विधियों को हमको पढ़ाया जाता है, अध्यापन विधियों को पढ़ाया जाता है और उसके तैयार होकर के और फिर वह शिक्षक बनता है। किंतु उच्च शिक्षा में अभी तक यह ऐसी व्यवस्था नहीं थी। उच्च शिक्षा में तो सीधे पहले तो नेट सेट करने से ही हो जाता था, अभी पीएचडी अनिवार्य कर दिया, तो पीएचडी करने के बाद में, और अभी वर्तमान शिक्षा मंत्री ने शायद उसमें भी कुछ शिथिलता की है, तो शिक्षा पूरी करने के बाद में और आप शिक्षक बन सकते हैं। यानी आपने स्वयं अध्ययन किया है किंतु अध्ययन करवाने का कोई उचित आपको फॉर्मल औपचारिक प्रशिक्षण नहीं मिला है, तो उसको ध्यान में रखते हुए यूजीसी ने, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने और एआईसीटी ने, पहले एआईसीटी ने किया फिर यूजीसी ने उसके पीछे अनुसरण करते हुए नवीन प्राध्यापकों के लिए, उच्च शिक्षा में जुड़ने वाले नए शिक्षकों के लिए इस प्रकार के फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम को देश के लगभग 90 विभिन्न शिक्षा संस्थानों में प्रारंभ किया है। ऐसा सभी जगह अभी होगा धीरे धीरे, लेकिन अभी तो 90 से प्रारंभ हुआ। तो ये तीनों कार्यक्रमों का यह मधुर मिलन का यह उद्घाटन का सत्र है। मैंने बार बार वैश्विक संबंध की बात की, अध्ययन की बात की, क्योंकि ग्लोबल स्टडीज ऐसा शब्द प्रयोग आपने किया है। स्कूल इज ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज है, किंतु रिफ्रेशर कोर्स ग्लोबल स्टडीज का है। साधारणतः पर्यायवाची मान करके शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन संस्कृत वाले साथ में हो तो पर्यायवाची के लिए थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि संस्कृत में पर्यायवाची या वैकल्पिक शब्द नहीं होते। प्रत्येक पद का अपना अर्थ होता है, पद का पदार्थ ही सृष्टि को बनाता है, और उस पद और पदार्थ के प्रत्यय को जोड़ने वाला व्याकरण समझना और निरुक्त समझना, यही संस्कृत के अध्ययन का या साधना का, वाणी की साधना का अध्ययन। इसलिए ग्लोबल स्टडीज, रीजनल स्टडीज, इंटरनेशनल स्टडीज,
यह विश्व के अध्ययन के विभिन्न प्रकार हो सकते हैं। और अरुण खराज जी ने इंडक्शन प्रोग्राम के बारे में और बाकी दो लोगों ने ग्लोबल स्टडीज के बारे में बताया, और उसमें विभिन्न प्रकार के साउथ एशिया स्टडीज और इस प्रकार की बातें बताई कि जिसके बारे में वक्तव्य होंगे। अंतरराष्ट्रीय संबंधों में जब आप ग्लोबल स्टडीज की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि उसको हमको अलग ढंग से देखना चाहिए। क्षेत्रीय संबंधों को लेकर के जो एक चर्चा होती है और उसके लिए शब्द प्रयोग होते हैं, बहुत वर्षों तक इस पूरे के पूरे भाग को, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड तक का सारा भाग आता है, अफगानिस्तान से शुरू करके, उस सारे भाग को बहुत वर्षों तक अंतरराष्ट्रीय संबंधों में एकेडमिक्स के अंदर जो शब्दावली का प्रयोग होता था, वो शब्दावली का प्रयोग होता था भारतीय उपमहाद्वीप, इंडियन सबकॉन्टिनेंट शब्द प्रयोग होता था। जैसे भारत की शक्ति बढ़ने लगी, जब भारत जब तक शक्तिशाली नहीं था विश्व राजनीति में, तब तक इस शब्द का प्रयोग करते रहे, और जैसे भारत शक्तिशाली बना और भारत चुनौती देने लगा, तो भारत का शब्द प्रयोग हटाने के लिए साउथ एशिया स्टडीज आया, भारत के महत्व को समाप्त करने के लिए साउथ एशिया स्टडीज आया। इसलिए, और उसमें हम लोग भी फंसे। सार्क आदि की बात हमने जब की तो हम लोग भी डिप्लोमेटिक स्तर पर बीच के कालखंड में बहुत स्वयं को कमजोर मान करके करते रहे, उस कारण से वो कूटनीतिक संबंधों में यह बहुत बड़ी त्रुटि हुई। लेकिन हम तो एकेडमिक्स है, वी आर नॉट डिप्लोमैट्स। यहाँ पर जो ग्लोबल स्टडीज के पाठ्यक्रम में जिन्होंने अपने आप को पंजीकृत किया है, वो अंतरराष्ट्रीय संबंधों के अध्येता है, और अंतरराष्ट्रीय संबंधों के अध्येता और विद्वान होने के नाते हमको विद्वत्तापूर्ण अध्ययन करने की आवश्यकता है। और जब हम विद्वत्तापूर्ण अध्ययन करेंगे तो भारत हित में कौन सा शब्द प्रयोग है, यह हमको सोचना चाहिए। क्या भारत हित में अफगान पाकिस्तान को साथ में जोड़ करके देखना हितकारी है, दोनों को अलग अलग देखना हितकारी है? भारत के वैश्विक राजनीति में भारत के स्थान को देखते हुए ग्लोबल स्टडीज का विचार करते समय अंतरराष्ट्रीय नहीं है, केवल भारत चीन संबंधों की बात नहीं हो रही, भारत बांग्लादेश संबंधों की बात नहीं हो रही, द्विपक्षीय, बहुपक्षीय और अंतरराष्ट्रीय संबंधों की बात नहीं हुई है, ग्लोबल स्टडीज की बात हो रही है। पूरे पूरे भूमंडल को, पूरे विश्व को किस प्रकार से देखना और उसमें भारत की भूमिका को कैसे देखना, इसको यदि हम देखते हैं तो जेएनयू जैसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में, और जो अपनी बौद्धिक क्षमता के लिए जाना जाता है और जो विमर्श तैयार करने का काम 70 साल और जब से है तब से करे जा रहा है, भारत में प्रत्येक विमर्श का प्रारंभ जेएनयू से होता है, ऐसा हमने कहा है। आज हम विश्व में विमर्श का प्रारंभ, डिस्कोर्स और नैरेटिव को बिल्ड करने वाले हम कैसे बन सकते हैं? तो इसलिए जेएनयू के रिफ्रेशर कोर्स में आए हैं तो सारे देश भर से आए हुए रिफ्रेशर कोर्स के लोगों को इस बात पर विचार करना चाहिए, क्या नई शब्दावली हम गढ़ सकते हैं जो अंतरराष्ट्रीय संबंधों को या वैश्विक संबंधों को या वैश्विक स्थिति को अलग दृष्टि से, ये भारत की आज दृष्टि है। हम में से कितने लोग जानते हैं कि हमारे से 20-25 किलोमीटर दूर पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस के नाम से अंतरराष्ट्रीय सौर संबंधों के आधार पर एक भारत ने प्रारंभ किया हुआ अंतरराष्ट्रीय संस्था काम करती है। इट्स अ स्ट्रैटेजिक इंस्टीट्यूट, गुरुग्राम में उसका मुख्यालय, वैश्विक मुख्यालय गुरुग्राम में उसका, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। कभी आपके उस पाठ्यक्रम में वहां के जो डायरेक्टर है उनको बुलाइए, वो जेएनयू के एलुमनी भी है, तो इसलिए उनको बुला करके समझिए कि कैसे भारत ने और अग्रसर बन करके नेतृत्व देते हुए अफ्रीका के और एशिया के अनेक देशों को जोड़ करके ये सोलर अलायंस खड़ा किया, और ऐसी ताकत खड़ी की कि जिसके कारण यूरोप के 6 देश आज उस सोलर अलायंस का पार्ट बन गया, फ्रांस जैसा देश उसका पार्ट बन गया, स्वीडन जैसा देश पार्ट बन गया, जिसका प्रधान, जिसका प्रमुख, जिसका चेयरमैन भारत उस इंटरनेशनल सोलर अलायंस के माध्यम से। और आने वाले समय में ये जो वन वर्ल्ड वन ग्रिड की बात हुई, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, और जिसमें ग्लासगो में और यूके के, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने और ग्रेट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी जी को भाषण के लिए बुलाते समय शब्द प्रयोग किया, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड वन नरेंद्र मोदी। यह जो एक दृष्टि विश्व को देने का काम किया, वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस हमारे करीब में है,
गुरुग्राम में उसका मुख्यालय है, एक नया विमर्श गढ़ने का प्रयास किया जा रहा है। एक बहुत बड़े नए विमर्श में सारे विश्व को समग्रता से और एकात्मता से देखने वाले वैश्विक राजनीति का जन्म, जैसे योग की बात हुई, योग को सॉफ्ट पावर और आदि आदि कुछ कहा जाता था, लेकिन सारे विश्व की राजनीति को बदलने वाला काम 2015 में हुआ, जब 171 देशों ने 171 कंट्रीज वेर को सिग्नेटरीज टू द प्रपोजल। यूनाइटेड नेशंस की असेंबली में 171 देशों ने, ये ग्लोबल है, ये अंतरराष्ट्रीय नहीं है, ये मल्टीनेशनल भी नहीं है, ये बहुपक्षीय संबंध भी नहीं है, ये वैश्विक है। 171 देश लिखते हैं कि 21 जून को और विश्व अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाए। ये वैश्विक, ये ग्लोबल दृष्टि, ये भूमंडलीय दृष्टि। भारत इस दृष्टि को सदियों से कर लेता आया है। संस्कृत के विद्वान बैठे वो बताएंगे, हम प्रार्थना खुद के लिए करते ही नहीं है। वहां कोई भी एक वचन वाली प्रार्थना नहीं है पूरे हमारे शास्त्रों में, सारी प्रार्थनाएं बहुवचन में, संगच्छध्वम संवदतुम बहुवचन में। सारे सर्वे भवन्तु सुखिना कहने वाला ये देश है, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, बहुवचन में प्रार्थना। सारे विश्व की शांति के लिए प्रार्थना, औषधय शांति, वनस्पति शांति, पृथ्वी शांति। ग्लोबल स्टडीज का जो एक वैश्विक रूप है, एकात्म और समग्र रूप है, द होलिस्टिक एंड इंटीग्रेटेड अप्रोच टू जियोपॉलिटिक्स, ये भारत की विश्व को देन है, जो हमने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के माध्यम से किया। अब और अधिक आर्थिक रूप से हम उसको इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसने अपने सामने $1 ट्रिलियन का लक्ष्य रखा है कि $1 ट्रिलियन का हम सोलर बिजनेस करेंगे, और अफ्रीका के देश और लैटिन अमेरिका के देश बहुत बड़े प्रमाण में उससे उनको लाभ भी हो रहा है और उसको काम करें। ये केवल मात्र वैज्ञानिक प्रगति या पर्यावरण में ये करने की बात नहीं है, ग्लोबल विश्व को एक दृष्टि से देखने वाली बात है। ऐसे अनेक है, जैसे ओशियोनोग्राफी के बारे में बात हुई, जैसे बात हुई कि सारे सागरों को, सप्त सागरों को एक दृष्टि से देखा जाए, और उस सागर में सारे जो जीव है, उन सागर के जीवों का वैश्विक और पूरी दृष्टि में होने वाला जो परिणाम है उसके ऊपर विचार किया जाए। इसलिए ये जो विश्व दृष्टि वाली बात है, आतंकवाद की तरफ वैश्विक दृष्टि से देखने की बात है। आतंकवाद कहीं रीजनल नहीं रहा है। आज कौन सा देश आतंकवाद से अछूता रह गया? आज कौन सा देश और कट्टरवाद से अछूता रह गया? रेडिकलिज्म से कौन सा देश अछूता रह गया? जब सारा विश्व इसको देख रहा है, तो आतंकवाद को एक वैश्विक समस्या के रूप में सारा विश्व इकट्ठा करके उसका कैसे सामना कर सकता है, यह दृष्टि परिवर्तन करने का काम पिछले 7 वर्षों में भारत ने किया। इसलिए ग्लोबल स्टडीज ये शब्द देकर के मैं आपको बहुत बधाई देना चाहता हूं कि जो नाम एकात्म और समग्र आपने दिया है, दृष्टि भी वह एकात्म और समग्र आपके इस रिफ्रेशर कोर्स में आ जाए, और केवल द्विपक्षीय बहुपक्षीय एक मेक के साथ संबंधों की चर्चा करने के स्थान पर हम पूरे विश्व मानवता को, वसुधा को एक कुटुंब के रूप में देखने वाली जो भारत की दृष्टि है, तो उपनिषद तो उससे भी आगे जाकर के यत्र विश्वम भवति एक नीडम कहते हैं, एक घरौंदे के रूप में देखने वाली बात है। नीडम एक घोंसले के रूप में देखने वाली बात है। एक घोंसले जैसे पूरे विश्व को देखने वाला जो भारत है, उस भारत की ये जो विश्व दृष्टि है, यह जो कल्याण दृष्टि है, उस कल्याण दृष्टि को लेकर के इस रिफ्रेशर कोर्स में काम होना चाहिए। नया नैरेटिव क्रिएट करने का काम एकेडमिशियंस को करना चाहिए। पॉलिटिशियंस शुड फॉलो द लीड। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विश्व में ऐसा ही होता है, कोई नया रिसर्च पेपर लिखा जाता है और उस रिसर्च पेपर पर आधारित फिर कूटनीति तय होती है। अफगानिस्तान पाकिस्तान को लेकर के और अफगानिस्तान के से अमेरिका को बाहर निकलने को लेकर के, और पूरे के पूरे रॉकफेलर फाउंडेशन और फोर्ड फाउंडेशन और उन सब के अंदर बड़े बड़े विद्वानों ने लेख लिखे। ब्लैकविल नाम के भारत में अमेरिका के और राजदूत थे, उनका ब्लैकविल डॉक्ट्रिन बड़ी फेमस है इस विषय को लेकर के। वो लेख लिखते और बाद में राष्ट्रपति उसके अनुसार योजना बनाता है, पेंटागन योजना बनाता है, CIA योजना बनाता है। हमारे वैश्विक संबंधों को लेकर के कार्य करने वाले, वैश्विक अध्ययन करने वाले विद्वान कब ऐसा कोई वैचारिक दृश्य देंगे, ऐसी कोई वैचारिक दृष्टि देंगे जो वैचारिक दृष्टि आर्थिक स्तर पर, सामरिक स्तर पर, राजनयिक स्तर पर, सांस्कृतिक स्तर पर
मानवता के ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे सारे विश्व को एक समग्र दृष्टि से देखना। आप अभी देखिए पिछले महीना भर पूर्व जब कोयले की कमी हुई तो वो कोयले की कमी केवल भारत में नहीं हुई थी, वो कोयले की कमी सबसे ज्यादा भारत से 1 महीना पहले चीन में हुई थी, जो सबसे सारे विश्व का मैन्युफैक्चरिंग हब बना हुआ है। और मैन्युफैक्चरिंग उस हब बनने के कारण जैसे चीन में मैन्युफैक्चरिंग बंद हुआ, उत्पादन बंद हुआ, चीन में चीजें साबुन बनना बंद हो गया, चीन में टूथपेस्ट बनना बंद हो गया, चीन में टूथब्रश बनना बंद हो गया, चीन में खिलौने बनना बंद हो गया, चीन में टिश्यू पेपर बनना बंद हो गया, अमेरिका के सुपरमार्केट्स खाली हो गए, अमेरिका में चीजों की किल्लत हो गई। देयर वाज स्कैरसिटी ऑफ सिंपल थिंग्स। पूरा का पूरा अमेरिका आज मैन्युफैक्चरिंग के लिए और चीन पर। इसलिए आत्मनिर्भर भारत ये केवल भारत को समर्थ बनाने वाली दृष्टि नहीं है, यह वैश्विक अर्थ दृष्टि है। जिस चाणक्य की बात बार बार हमारे 2 विद्वान वक्ताओं ने की, उसकी ये वैश्विक अर्थ दृष्टि है कि कुछ बातों के लिए विश्व के प्रत्येक राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा और उस आत्मनिर्भरता के सामर्थ्य के साथ एक दूसरे का सहयोग करना पड़ेगा। किसी भी एक पर निर्भरता कितनी घातक हो सकती है हमने पूरे के पूरे कोरोना के समय में देखा। भारत में क्षमता थी इसलिए हमने पीपीई किट बना लिए, हमने मास्क बना लिया, आज हम वर्ल्ड लीडर बन गए पीपीई किट बनाने में, मास्क बनाने में। यह अपनी अंदरूनी क्षमता तब बाहर निकल करके आई जब हमने अपने अंदर दृष्टि परिवर्तन किया। इसलिए वैश्विक दृष्टि परिवर्तन का काम ग्लोबल स्टडीज को करना है और उसके लिए संस्कृत और संस्कृति का प्रयोग करने की आवश्यकता है। बोलो। सबसे महत्वपूर्ण मुझे लगता है जो फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम है, क्योंकि हमको जाकर के जब उच्च शिक्षा में एक शिक्षक के रूप में अपनी भूमिका निभानी है तो अपनी भूमिका को तय करना, अपनी भूमिका को निश्चित करना हमारे लिए आवश्यक है। फैकल्टी क्यों कहते हैं प्राध्यापक को, इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है। जैसे मैंने कहा कि संस्कृत वाले शब्द के मूल में जाकर के संस्कृत के शब्दों को समझते हैं, तोड़ करके समझते हैं, कौन सा उपसर्ग लगाए, कौन सा प्रत्यय लगाए, वो देख करके शब्दों के अर्थ देखते हैं। मैं भी प्रयास करता हूं कि अंग्रेजी को भी वैसे ही समझा जाए। और तब मैंने जब फैकल्टी शब्द को समझने का प्रयत्न किया तो फैकल्टी शब्द का मूल अर्थ है, जहां पर हमारे प्रो वीसी साहब ने विषय छोड़ा था, एम्पेरिकल नॉलेज के रूप में हम ज्ञानेंद्रियों से ग्रहण किए जाने वाले टेंजिबल इंद्रिय गम्य ज्ञान को ही ज्ञान मानने वाला एक स्कूल ऑफ थॉट है। और दूसरा स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि नहीं, इससे परे भी विश्लेषण करके समझना भी, उसके अंदर से इन्फरेंस निकालना और उससे इंट्यूशन का भी विकास और अनेक बातें हैं। इसलिए जो कॉन्शियसनेस की बात करता है तो वो एक वर्ग है, और जो केवल इंद्रिय गम्यता की बात करता है वह एक वर्ग है। जहां उन्होंने सोचा था उन इंद्रियों की क्षमता को भी फैकल्टी कहते हैं। इसलिए फैकल्टी डेवलपमेंट इंद्रिय क्षमता की वृद्धि है। और इसलिए फैकल्टी शब्द का अर्थ है कि जब आप ऐसे एक्सपर्ट बन जाते हैं, जब ऐसे आप विशेषज्ञ बन जाते हैं, इतने विज्ञ हो जाते हैं, जब वो फैकल्टी आपके लिए आपका इंद्रियों पर इतना अधिक नियंत्रण हो जाता है, इतने सक्षम आप हो जाते हैं कि आप उस बात को स्पष्टता से और सूक्ष्मता से ग्रहण कर सकते हैं। When your knowledge become effortless, then you are a faculty. इसलिए चौके छक्के तो दीपक चहर ने भी कल मारे और रोहित शर्मा ने भी मारे। रोहित शर्मा के चौके छक्कों में प्रयास नहीं थे, दीपक चहर के चौके छक्के में प्रयास थे। एक्सपर्ट में और नौसिखिए में फर्क ये है, मिले 4 और 6 रन ही, किंतु देखने में जो लालित्य आता है वो एक्सपर्ट का आता है, वो सहजता से करने लगता है। तो फैकल्टी का अर्थ है जब आपका पढ़ाना, आपका समझना, आपका ज्ञान का साक्षात्कार सहज हो जाए, क्योंकि ज्ञान के साथ और कोई शब्द प्रयोग नहीं हो सकता। ज्ञान को ना दिया जा सकता है, ना लिया जा सकता है, ना क्रिएट किया जा सकता है। नॉलेज कैन नॉट बी क्रिएटेड, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन अ न्यू वे। New expression or new manifestation of knowledge is sometimes called as knowledge creation. इसलिए IPR की बातें होती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बात होती है, किंतु वास्तविकता में तो knowledge can only be realized. ज्ञान है और उसका साक्षात्कार किया जा सकता है। इसलिए कल कोई मुझे कह रहा था कि स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जब देह भान पूरा हो जाता है, उस समय स्वामी विवेकानंद का वचन है, जब देहभान पूरा हो जाता है तब वासनाएं समाप्त हो जाती है।
और शंका थी कि देह बोध को जब आदमी छोड़ देगा तब तो वासनाएं समाप्त होगी ना, देह बोध रहने से तो वासनाएं रहेगी, देह भान जागृत हो जाने से वासनाएं कैसे समाप्त होगी? वास्तविकता में देह के वास्तविक भान तक पहुंचने की क्षमता इंद्रियों में विकसित करना फैकल्टी इंडक्शन, फैकल्टी डेवलपमेंट का काम है। इसलिए फैकल्टी इंडक्शन जो हो रहा है, आप एक ऐसी यात्रा में प्रवेश कर रहे हैं जिस यात्रा में आपको स्वयं को ज्ञान साक्षात्कार करना है। जब आप ज्ञान साक्षात्कार करने लगेंगे और ज्ञान साक्षात्कारी हो जाएंगे, तब आप औरों को भी साक्षात्कार के लिए प्रेरित कर सकेंगे। जिस तैत्तरीय उपनिषद के प्रवचन की बात ब्रजेश पांडे जी ने प्रारंभ में की, और प्रवचन के अद्भुत स्वाध्याय प्रवचन के अद्भुत शम दम और सारी बातें कैसे स्वाध्याय प्रवचन से होती है, ये बात जो ब्रजेश पांडे जी ने बताई, वो प्रवचन का अर्थ, ये जो मैं भाषण दे रहा हूं ये प्रवचन नहीं है। जब प्रकृष्ट वचन होता है, और प्रकृष्ट वचन कब होता है? जब वो साक्षात्कृत होता है। साक्षात्कार किया हुआ यदि हो ज्ञान का, तो वो ज्ञान के साक्षात्कार से जो वचन निकलता है वो सामने वाले को भी साक्षात्कार के लिए प्रेरित करता है। इसलिए लर्नर टू बी motivated or inspired to learn, that is the duty of a teacher। और टीचर शब्द ही विचित्र है, हमारे यहाँ तो शब्द आचार्य। यू कैन नॉट टीच एनीबडी। उस दिन मैं AICT के कार्यक्रम में कह रहा था, मैंने कहा कि हम टीच के लिए जो संस्कृत का निकटस्थ शब्द है, वह संस्कृत का टीचिंग के लिए निकटस्थ शब्द है उपदेश। और मैं हमेशा पूछता हूँ, बड़ी गंभीरता से ही पूछता हूँ, लेकिन उसमें लोगों को हंसी आती है, लेकिन वास्तविकता है, क्या हमने किसी का उपदेश कभी माना है? जब हमने किसी का उपदेश नहीं माना तो हमारा उपदेश कोई और क्यों मानेगा? इसलिए उपदेश देने से काम नहीं चलेगा, उसके लिए हमने, इसलिए वो उपदेश देते समय उपनिषद कहता है एष आदेश इत्युपनिषद, ये उपनिषद है, ये साथ में बैठ करके किया गया साक्षात्कार है। इसलिए सबसे छोटी जो प्रार्थना संस्कृत में है, जो फैकल्टी इंडक्शन का सबसे बड़ा क्या कहना चाहिए लर्निंग आउटकम, अधिकम फलित निर्धारित करती है, जो सारे के सारे अध्ययन की प्रक्रिया का अधिकम फलित, सारी की सारी अध्ययन प्रक्रिया का लर्निंग आउटकम डिफाइन करती है, ऐसी जो उपनिषद के शांति पाठ की प्रार्थना है, जो संस्कृत की सबसे छोटी प्रार्थना है। मैंने बताया संस्कृत की प्रार्थना बहुवचन में होती है, सर्वे, सारी मानवता के लिए, मानवता नहीं सृष्टि के लिए, बिल्कुल औषधय शांति, वनस्पति शांति। संस्कृत का व्यक्ति प्रार्थना सबके लिए करता है। उसकी सबसे छोटी प्रार्थना द्विवचन में, क्योंकि विश्व की एकमात्र भाषा है जिसमें द्विवचन है, बाकी दुनिया की किसी भाषा में द्विवचन नहीं, एक वचन और बहुवचन। ये एक ही भाषा है जो द्वैत को अद्वैत करने के लिए जिसका उद्देश्य है। सारे द्वैत को मिटा करके अद्वैत करने के लिए जो वाणी की साधना की जाती है उसको संस्कृत कहते हैं। इसलिए उस द्वैत को रिकॉग्नाइज करने के लिए इसके अंदर द्विवचन है। अहम आवाम वयम, आवाम द्विवचन, हम दोनों। उस आवाम को लेकर के एक प्रार्थना है संस्कृत का जो शांति मंत्र है। बाकी सारे शांति मंत्र हम सब भद्रम कर्णे विष्णुयाम देवा, हम सब लोग भद्र सुने, मंगल सुने, ऐसी प्रार्थना है। लेकिन एक प्रार्थना है जो द्विवचन में है, सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम करवावहि। वह अध्ययन, वह गुरु और शिष्य के बीच की प्रार्थना है। हम दोनों, शिष्य और गुरु, कोई सिखा नहीं रहा, कोई सीख नहीं रहा, हम दोनों स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम, हम स्वाध्याय और प्रवचन से ऊपर बैठे। श इक्षते इति शिक्षा, द इक्षते इति दीक्षा। दमन करना इंद्रियों का जो सिखाती है वो दीक्षा है, शमन करना सिखाती है वो शिक्षा है। अपने इंद्रियों को देखने की दृष्टि विकसित करना ये शिक्षा का उद्देश्य है। और ये यदि शिक्षा का उद्देश्य होगा तो प्रत्येक गुरु को ये करवाना पड़ेगा, वो फैकल्टी इंडक्शन का काम है। और वो फैकल्टी इंडक्शन करने वाले को करना है तो उसके अधिगम फलित है। मेरा अध्ययन और अध्ययन करते समय जो अध्यापन यानी अध्ययन में सहयोग करना, पठन स्वयं करना, पाठन करना मतलब पठन करने में सहयोग करना, अनुसरण के द्वारा पाठन करना। इसलिए इस बात के लिए हम लोगों को तैयार होना है फैकल्टी इंडक्शन में। तो उसको बताता है सहनो अवतु, हम दोनों साथ में आगे बढ़े। सहनो भुनक्तु, हम दोनों का पोषण हो। और केवल भोजन वाला, पोषाहार वाला पोषण नहीं जो माध्याह्न भोजन में दिया जाता है विद्यालयों में, यह
सारे ज्ञानेंद्रियों के आहार का हमारा पोषण हो, हमारी बुद्धि समृद्ध हो, मेधा बने। संतोष जी ने जिस प्रार्थना से प्रारंभ किया था, शुद्ध मेधा को लेकर के हम काम करें और वो मेधा जागृत हो, अग्नि को प्राशन करने वाली मेधा हमारी जागृत हो। सहनो भुनक्तु सह वीर्यम करवावहे, हम वीरता को प्राप्त करें, वीर्य को प्राप्त करें, तेजस्वी बने, तेजस्विनो अधितमस्तु। ये फैकल्टी इंडक्शन के समय याद रखें, ये लर्निंग आउटकम्स है हमारी पूरी अधिगम की प्रक्रिया से। जब विद्यार्थी के साथ हमारी अंतर क्रिया होगी, इंटरेक्शन होगा, जब विद्यार्थी के साथ हम, संजीव जी ने कहा कि जब आनंदशाला मैं कह रहा हूं तो वर्कशॉप, संजीव जी आनंदशाला वर्कशॉप नहीं है, वर्कशॉप को खत्म करने के लिए तो आनंदशाला शब्द लिया, वर्कशॉप तो कार्यशाला हो जाती है ना। हमने कहा नहीं जी, ये आनंदशाला होनी चाहिए, क्योंकि आनंद के बिना ज्ञान नहीं है। मैं हमेशा वो ऋषि का उपनिषद सामवेद का मंत्र बताता हूँ। सामवेद में मंत्र है हा हुहा हुहा हुहा, ये मंत्र है भाई वेद का। और फिर बाद में लोगों को, वो ऋषि को लगा कि लोगों को समझ में नहीं आया, हो क्या रहा है, मैं हाँ हुआ हुआ क्यों कर रहा हूँ। तो इसलिए उस हा हुआ 6 बार करने के बाद वो कहता है हा हुहा हुहा हुहा, और फिर कहता है आनंदमिति आनंदम, ये आनंद है। जब ज्ञान होता है तब आनंद होता है, जब ब्रह्म ज्ञान होता है तब परमानंद होता है, जब परम ज्ञान होता है तब परमानंद होता है। यदि आपकी कक्षा में छात्र को और विद्यार्थी को और शिक्षक को दोनों को आनंद नहीं आ रहा है तो ज्ञान का साक्षात्कार नहीं हो रहा है, ज्ञान नहीं है। इसलिए आनंद होना चाहिए, इसलिए आनंदशाला है। संस्कृत में भी ठीक कर दिया संजीव जी हमने नाम, मैंने कहा ना, हम तो संस्कृत व्याकरण को अंग्रेजी में लागू कर देते हैं। संस्कृत में आनंदशाला कहते हैं और उस व्याकरण को लागू करके अंग्रेजी में शब्द बना दिया हमने। अभी हम इस बात को वेबिनार बोल रहे हैं ना, वेब पे कर रहे हैं इसलिए वेबिनार है, तो हमने उसको नाम दे दिया ब्लिसिनार, सेमिनार एम्ड एट ब्लिस। इसलिए आनंदशालाओं को हम ब्लिसिनार कहते हैं। हमारी कक्षाएं आनंदशाला बन जाए तब हम अध्यापक होंगे। ये फैकल्टी इंडक्शन का लर्निंग आउटकम है। तब सहनो अवतु होगा, अवतु माम, अवतु वक्तारम, अवतु दातारम, अवतु श्रोतारम। सबको ऊपर उठाने, शिष्य को भी और गुरु को भी, सबको ऊपर उठाने की बात करने वाला ये अध्ययन का कार्यक्रम बने। हम तेजस्वी बने, हम पराक्रमी बने, हम आपस में द्वेष ना करें, किसी से भी द्वेष ना करें। द्वेष वह कमजोर व्यक्ति करता है। जो अपने आप को असमर्थ समझता है वो द्वेष करेगा। जो सामर्थ्यशाली है वह करुणा से देखता है, वह करुणा करता है। यदि कोई उसके साथ विपरीत व्यवहार करता है तो उस पर भी दया करता है, क्योंकि सामर्थ्यशाली है, बुद्ध सामर्थ्यशाली है, इसलिए अंगुलीमाल का मन परिवर्तन कर सकता है। शिक्षक को भी तेजस्विनो अधितमस्तु के साथ माँ विद्विषा वही को ध्यान रखना। ऐसा हमारा फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम बने जो वैश्विक अध्ययन को एक विश्व दृष्टि, एकात्म और समग्र विश्व दृष्टि, होलिस्टिक एंड इंटीग्रेटेड वर्ल्ड व्यू प्रदान करने वाली ग्लोबल स्टडीज बने। और ये दोनों करने का काम संस्कृत को करना है। संस्कृत वाणी आधार है, ज्ञान साक्षात्कार का आधार वाणी है, यह स्वर यंत्र उसका आधार है। उसको हम अपने जीवन में जागृत करें और हम सब लोग तेजस्वी बने। तेजस्विनौ अधितमस्तु, हम सब लोग उस तेजस्विता को प्राप्त करें और पराक्रम अपने जीवन में लेकर के इसी प्रार्थना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। हाँ, माननीय मुकुल जी का, भाई साहब का हम बहुत बहुत, हालांकि हमारे पास शब्द नहीं है आपका आभार किस प्रकार से हम व्यक्त करें। आपसे जो ऊर्जा, जो प्रेरणा, जो मार्गदर्शन हमें मिलता है उसकी कल्पना भी करना हमारे लिए, और जैसा आपने बताया आनंदशालाएं, ऐसे गुण हम सब में आ जाएं जैसे आप अपना वक्तव्य रखते हैं, तो मुझे नहीं लगता कक्षा रूम जो होता है हमारा क्लासरूम, उसमें किसी छात्र को बैठने के लिए जगह भी बचेगी। हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। सुनने की इच्छा और भी होती है लेकिन समय का अभाव है, लेकिन भविष्य में हम फिर आपसे आग्रह करेंगे कि आप बार बार आएं और हमारा इसी तरह मार्गदर्शन करते रहें। और एक बात यहाँ पे मैं और आज के कार्यक्रम में आने का पूरा श्रेय अरुण खराज जी को है, उनके आग्रह को। अरे भाई साहब आपने आया, तीनों कोर्स को आशीर्वाद दिए। ये कोर्स अब बहुत अच्छी तरह से रन करेंगे और इसमें अपने भारत को योग गुरु बनाना जैसे पहले से चलता है, वैसे वैश्विक लेवल पे एक उच्च शिक्षा का एक बहुत बड़ा शुरुआत में आपने मार्गदर्शन किया है, बहुत बड़ा। थैंक यू सो मच। और सिर्फ एक लाइन में मैं साझा करना चाहूंगा, कई बार क्या होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं 8-10 साल के, उनको पढ़ाना मुश्किल होता है, लेकिन माननीय मुकुल जी भाई साहब का जब वो वक्तव्य सुनते हैं, क्योंकि हम बहुत सारे बच्चों से तो बोलते हैं, विवेकानंद जी के बारे में भी वो ऐसा बताते हैं जैसे फिल्म चल रही है।
तो आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद, और हम पुनः आपको सुनने के लिए हम आपका इंतजार करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ नाउ वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस कंबाइंड इनवॉल्व सेशन। आई हैव few announcement to the participant, then I will present a vote of thanks. Fellow participant, HRDC JNU is one of the prestigious center in India, and I would happy to share with you that we will never compromise with the academic quality of HRDC JNU. Our course coordinator have spent a lot of time, I think more than 2 to 3 months, for preparing the structure of program schedule for the invitation of resource person throughout the globe. Now officially you are a member of HRDC JNU, and you have a double responsibility. You are also representing your organization and institution, and you are also representing JNU now. And your cooperation is very, very important for the smooth conduct of the course. In the afternoon, your parallel session will be conducted. Your course coordinator will interact with you separately in the afternoon sessions. If you have any issue related to your academic, you may directly contact with the course coordinator. If you have any issue related to administration or technical, you may contact HRDC technical team or with us. We are all connected through virtual. So definitely you miss our green, beautiful JNU campus and HRDC JNU guest house, the food of JNU. For that, we generally offer you the virtual tea and the coffee. And I hope you are also enjoying that. In these words, it is now my sincere responsibility to present a vote of thanks on behalf of the HRDC organizing JNU team. First of all, we would like to express our gratitude to Professor Chintamani Mahapatra sir. Thank you very much sir for sparing your valuable time. हम सभी आभारी हैं माननीय मुकुल कानितकर जी का, जिन्होंने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए आप यहाँ पे आए. We will highly gratitude to present gratitude to Professor Misra sir. Anyhow, he may not be able to conduct due to the electricity failure at his place. You know that friend, no course, professor course can take shape without the hard work of the course coordinator. And all credits goes to our course coordinator for arranging all the lectures. So we highly grateful to all our course coordinator for 3 distinguished professor course and the faculty induction program. We highly appreciate the effort you have spent your time for arranging all the source persons. We would also like to acknowledge the head of the institutions from where you came, because without their recommendation, without their nomination, you may not be able to attend these courses. We would like to thank all the distinguished participants connecting from the different part of the country. We are very thankful to you, friend. And we will also like to thank our deep sense of gratitude to Director HRDC JNU, Professor Brajesh Kumar Pandey sir. Under your guidance, we are conducting all these programs. We would also like to thank the HRDC team, technical team. They are the backbone of the course, specifically Gaurav ji, Neha ji, and all other staff members. We would also like to thank the HRDC other staff member, JNU faculty member, Director CIS for providing all internet and other facilities. In these words, I would like to thanks all again. Thank you very much. And all session will be resumed in the after lunch separately. I hope you all got the link, and please check your email ID. We have provided you a one only, you need to upload through link everything. So you will get the link for everything. So thank you very much. और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अब आपसे पुनः आफ्टरनून सेशन में मिलूंगा और आप सबसे अनुमति लेता हूं इस सेशन को यहीं पर समाप्त करने की. नमस्कार, धन्यवाद. Over to you, technical team.